Welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 2 on the NTA NET 2019 paper for the EVS subject for paper 1. I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material. So the first question that came from the Indian logic topic. This is very important topic because lots of questions are coming now from this section of the chapter. Okay, so let us discuss the first question. The question tells assumption of an unperceived fact. ठीक है, कि जिसका परसेप्शन ना हुआ हो, मतलब जिसके बारे में आपके दिमाग में कोई सोच ना हो. ठीक है, अनपरसिव्ड फैक्ट का अर्थ होता है जिसके दिमाग आपके बारे में कोई सोच ना हो, उसका एजम्पशन. ठीक है, एजम्पशन की बात की है. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिकॉन्साइल द टू अपैरेंटली इनकंसिस्टेंट, दो ऐसे इनकंसिस्टेंट मतलब जो बरकरार नहीं है, इनकंसिस्टेंट परसिव्ड फैक्ट्स. ठीक है, जो कि ऑलरेडी परसिव्ड हो चुके हैं उसके बारे में. तो यहाँ पे अब बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म है व्हाट की एजम्पशन. ठीक है, एक तो टर्म है एजम्पशन जो कि इंपोर्टेंट है, दूसरा है अनपरसिव्ड फैक्ट, दिस टर्म वाज वेरी इंपोर्टेंट, एंड तीसरा है कि परसिव्ड है. ठीक है, तो आप एक अनपरसिव्ड, ठीक है, एक अनपरसिव्ड फैक्ट से, ठीक है, एक अननोन फैक्ट से, एक अननोन फैक्ट से एक नोन फैक्ट के बारे में एजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है, तो उस तरीके के चीज को इंडियन लॉजिक में क्या बोला जाता है, ये था क्वेश्चन. ठीक है, तो आइए चलते हैं. चारों ऑप्शंस जो है ये सारे के सारे प्रमाणाज हैं जो कि इंडियन लॉजिक में है. ठीक है, तो ये प्रमाणाज होते क्या हैं, ये होते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, कि किस मीन्स के थ्रू से आप नॉलेज ले रहे हैं, मीन्स द वे ऑफ गेटिंग ए नॉलेज, दैट आर मीन्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो पहले प्रमाणा की जब बात करते हैं दैट इज अनुमाना, दैट इज इनफरेंस. इनफरेंस का अर्थ क्या होता है आइए समझते हैं. ठीक है, तो अनुमाना प्रमाणा जो है वो होता है मीन्स ऑफ गेटिंग नॉलेज व्हिच इज एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ गेसिंग. मतलब गेसिंग किया गया है, यहाँ पे आपने गेस करके इंटरप्रीट किया है किसी चीज को और एनालाइज किया है, तो उसको हम अनुमाना, अनुमाना प्रमाणाज बोलते हैं. ठीक है, अगर उपमाना की बात करें, उपमाना, उपमाना प्रमाणाज की अगर बात करें तो वहां पे कंपैरिजन होता है, दैट इज एनालॉजी. इट इज सिमिलर टू analogy. Okay, this is also coming in the exam, you should remember. Upamana, comparison means analogy also. Okay, so in upamana, comparison type as the process by knowledge. ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहां पे कंपैरिजन यूज्ड होता है आपके नॉलेज के लिए. ठीक है, तो अगर बात करें ए सिमिलरिटी टू बी इज गेन्ड फ्रॉम द परसेप्शन दैट बी इज गेन्ड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बी सिमिलर टू ए. ओके, तो इसका अर्थ है कि ए अगर सिमिलरली दिखता है तुम्हारे बी से, तो आप बोल सकते हैं कि बी भी दिखता होगा आपका सिमिलर टू ए, इसीलिए आपकी ए की सिमिलरिटी बी की तरह है. ठीक है, तो यहाँ पे आप एनालॉजी लगा रहे हैं. एनालॉजी का अर्थ है कि कंपैरिजन, आप एक प्रॉपर कंपैरिजन कर रहे हैं किन्हीं भी दो चीजों का, जहां पे आप उपमाना की बात करते हैं. ठीक है, उपमाना, उपमाना. ठीक है, आता है फिर अर्थपति, जो नेक्स्ट वाला है दैट इज अर्थपति. तो अर्थपति में क्या होता है, पोस्टुलेशन और सपोजिशन. ओके, पोस्टुलेशन और सपोजिशन और प्री एजम्पशन ऑफ ए फैक्ट. ठीक है, पहले ही एक फैक्ट के बारे में एजम्पशन करना. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी उसी तरीके से था. अगर हम डिटेल में जाए तो अर्थपति का अर्थ होता है एजम्पशन ऑफ एन अननोन फैक्ट इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर ए नोन फैक्ट. दैट इज वेरी मच सेटिस्फाइंग आवर क्वेश्चन. सो the answer will be arthapati. This is your answer, that is implication. okay, ठीक है, लेकिन अनुपलब्धि के बारे में भी समझते हैं. तो अनुपलब्धि बोलता है नॉन एप्रीहेंशन. अगर सपोज करें कि यहाँ पे एक बुक है एक टेबल पे, ठीक है, बुक रखा रहता है किसी टेबल पे, अगर कुछ समय बाद आपको वो बुक नहीं दिख रहा है तो आप बुक को परसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बुक को परसीव नहीं कर पा रहे हैं. तो उस केस में हम अनुपलब्धि की बात करते हैं, नॉन एप्रीहेंशन. ठीक है, आप एप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो चीज है क्या या नहीं है.
ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग इज एप्रीहेंड बाय इट्स नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं है तो उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को जब हम प्रकाश करते हैं तो उसको हम अनुपलब्धि बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मीन्स ऑफ नॉलेज हैं जिनको आपको याद करना है। ठीक है, और भी दो हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर अर्थपति होगा। ठीक है, in this question it is asking which one of the following combination of proposition is considered to be contrary in the classical square of opposition। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात की। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू रिमेंबर इट। लेट अस डिस्कस फर्स्ट कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता क्या है। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इज गिवन बाय अरिस्टोटल, सो इट इज ए अरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इसका नाम जो होता है इसको अरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। इनमें जो आपका स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रपोजिशन है इनको कैटेगोरिकल प्रपोजिशन बोलते हैं। दोज आर कॉल्ड एज कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। ठीक है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। ठीक है, अगर बात करें दीज आर कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन किया गया है, जैसे कि ए है, ए इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ठीक है, यहाँ पे ई है, ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव, देन इट इज आई, ओके, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, ओके, देन इट इज ओ, पर्टिकुलर नेगेटिव, ओके, पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव एंड यूनिवर्सल एफर्मेटिव। दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात क्या है कॉन्ट्रेरी की। कॉन्ट्रेरी की बात क्या है, तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन में जो पहले दोनों हैं ए एंड ई, दोज आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, ओके, कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेरी जो स्टेटमेंट होते हैं वो दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। आप सपोज करें आपने यहाँ पे बोला है ऑल एस इज पी। ठीक है, तो नो एस इज पी, ये दोनों एक दूसरे एक साथ नहीं हो सकते ट्रू। ठीक है, आइदर नो एस पी होगा नहीं तो ऑल एस पी होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन शुड बी ट्रू। ठीक है, बोथ एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अगर बात करें हमारी आई और ओ की, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर बोलता है कि सम एस इज पी, ठीक है, तो सम एस इज नॉट पी। ठीक है, ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम एस अगर पी में है तो सम एस इज नॉट पी, ये भी एक साथ दोनों फॉल्स हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी एक को तो ट्रू होना ही होगा। आइदर सम एस इज नॉट पी बोल सकते हैं, नहीं तो सम एस इज पी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी एक को तो ट्रू होना ही है। ठीक है, तो इस केस में एक साथ दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पे ए और आई के बीच के रिलेशन की, तो इनको सिंप्लीफिकेशन बोला गया है एज ऑल्सो कॉल्ड एज सब अल्टरन। These are also called as subaltern। ठीक है, इसको subaltern भी बोला जाता है। सुपर इम्प्लीफिकेशन को हम subaltern भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें all s is p, तो some s is p will be definitely true। तो डाउन में अगर हम आते हैं, डाउन में अगर आप आते हैं तो it is definitely true। ओके, अगर हम अप की तरफ जाते हैं, क्या आप बोल रहे हैं कि सम एस इज ए पी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कुछ एस पी है तो ऑल एस पी हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक है कि अप की तरफ जाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें स्क्वायर के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एस इज पी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सम एस इज नॉट पी। ठीक है, तो अगर हम डाउन आते हैं, ठीक, यहाँ तो लिखा हुआ है नो एस इज पी, तो सम एस इज नॉट पी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर पूरे के पूरे एस पी नहीं है तो सम एस इज नॉट पी का अर्थ ये समझा रहा है कि सम एस जो है वो पी है। ठीक है, इसीलिए जो डाउन में आएंगे दैट विल बी फॉल्स। ठीक है, अगर हम बात करें सम एस इज नॉट पी, अगर हम बोल रहे हैं कि सम एस नो पी नहीं है, तो इसका अर्थ है कि कुछ एस जो है वो पी है नहीं। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली नो एस एच पी, हम ये स्टेटमेंट क्या है, ये ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ s p नहीं है तो ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है कि आपका s जो है वो p ना हो। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपको डायग्राम वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, बना के। लेकिन बेटर है कि आप ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी square of opposition. And one more thing, there is a contradiction statement which are opposite to each other, means a और o दोनों contradictory हैं, उसी तरीके से e and I both are contradictory. So it is very simple, you should remember the square of opposition before you should go to exam. Okay, in the next question, here we are discussing with the syllogism type of question. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है which one of the following is not an immediate directive inference. Okay, तो answer will be definitely our syllogism, because conversion, observation and contraposition are the part of directive inference. कैसे देखते हैं, ठीक है। कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन में क्या होता है, ओनली वर्क्स ऑन ई एंड आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यू नो इट इज ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। ओके, so this is the square of opposition we have read in previous problem. ओके, सो ये सिर्फ ई एंड आपका ये जो है ई एंड आई पे लगेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आइए पढ़ते हैं, इसमें होता क्या है। तो ये बोलता है कि वेयर वी जस्ट स्विच दी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप देख सकते हैं नो एक्स आर जेड दिया हुआ है, तो उसका कन्वर्जन में नो जेड आर एक्स हो रहा है, तो बस आपने z और x को चेंज किया, मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आपने चेंज किया है। ठीक है, अगर हम बात करें सम x और z, तो उसका अगर कन्वर्ट करेंगे तो सम z और x, ठीक है, वहां पे भी वही किया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को चेंज किया है। तो कन्वर्जन में हम सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को चेंज करते हैं और e एंड i स्टेटमेंट में लगता है। अगर बात करें ऑपरेशंस की, तो इसमें क्या होता है कि चेंज क्वालिटी होती है और चेंज प्रेडिकेट्स टू इट्स कम्प्लीमेंट्री फॉर्म होता है। ठीक है, दोनों चीजें होता है, चेंज इन क्वालिटी, साथ ही साथ प्रेडिकेट जो है वो कम्प्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि बात करें ऑल ए आर बी, ठीक है, तो इसका अगर हम बनाएंगे ऑपरेशन तो ये बनेगा नो ए। आपने क्या किया, एफर्मेटिव यूनिवर्सल को यूनिवर्सल नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे नो ए बन गया। ठीक है, फिर बी अगर बात करें तो यहाँ पे नॉन बी हो गया। ठीक है, अब आता है आपका कॉन्ट्रापोजिटिव की बात करें, तो कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है कि ओनली वर्क्स ऑन ए एंड ओ स्टेटमेंट। ठीक है, ये ए एंड ओ स्टेटमेंट में लग रहा है। अगर बात करें ऑल एक्स आर जेड, सो ऑल नॉन एक्स आर नॉन जेड। ठीक है, आपने बस यहाँ पे क्या किया है, इसकी क्वालिटी चेंज की है, किसकी, दोनों की। आपने यहाँ पे उसकी कंप्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज करते हुए उसकी क्वालिटी चेंज कर दी है। देखिए आप सिर्फ नॉन लगाया है, सिर्फ नॉन, कॉन्ट्रापोजिटिव में आपने सिर्फ नॉन लगाया है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री फॉर्म में आपने बस इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इमीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग which a college teacher conducts a quiz session with a view to accelerate the tempo of a motivational participation. ठीक है, this will form a part of which type of evaluation. ठीक है, तो अब पढ़िए ठीक से क्वेश्चन को। तो उसमें दिया है कि कॉलेज टीचर कंडक्ट कर रहा है क्विज सेशन को टू व्यू दी एक्सेलरेट दी टेम्पो ऑफ ए मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन। ठीक है, कंडक्ट्स ए क्विज सेशन। ठीक है, this will form a part of which type of evaluation. ठीक है, यहाँ पे बोला है accelerate the tempo of the motivational participation. अब मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं, उस बीच में आप उसको मोटिवेशन देंगे, ये नहीं कि एंड में मोटिवेशन देंगे। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं तो आप बीच में मोटिवेशन देंगे ना, कि अब बच्चा पढ़े हमारे साथ आए, तो बात कहाँ आता है। तो अगर हम बात करें चारों टाइप ऑफ इवैल्यूएशन मेथड्स की जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा। लेट अस डिस्कस फर्स्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन की, समेटिव इवैल्यूएशन इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम एट द एंड ऑफ ए प्रोग्राम एक्टिविटी समेशन। ठीक है, दिस फोकस इज ऑन द आउटकम, ये आउटकम पे फोकस करता है। डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं, कोर्स अचीव हुआ है, ग्रेड्स अचीव हुआ है या नहीं, उस चीज पे ये
क्या करता है, उस चीज पे आपका ये फोकस करता है। ठीक है, तो ये मेनली हमको यहाँ पे जानना था एट द एंड। ठीक है, एट द एंड जो होता है वहां पे समेटिव इवोल्यूशन यूज होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा तो बीच में हो रहा है, आप बीच में मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेकेंड टाइप में। ठीक है, सेकेंड टाइप में आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन ऑल्सो रिफर टू एज इंटरनल इवोल्यूशन is a method of judging the worth of a program while programming the activities are in the progress. It is a process. This evaluation provides the students to feedback regarding his or success failure at attending the instructional objectives. ठीक है, तो ये बीच में हो रहा है। ठीक है, इंटरनल इवोल्यूशन हो रहा है कहां पे, जब आप पढ़ा रहे हैं उसी बीच में इंटरनल इवोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उस समय में इसको मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर डेफिनेटली फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको प्रोग्रेस के करते टाइम बीच में ही आपने इसको मतलब जज किया है। ठीक है, क्विज को कंडक्ट करते हुए, तो इसका आंसर फॉर्मेटिव होगा। दिस विल बी फॉर्मेटिव। ओके, लेट अस डिस्कस द मोर टू टाइप. The mode 2 type is given in a criteria evaluation. In a criteria based evaluation, the performance of individual instructor is compared to the previously determined. ओके, सो इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है वो प्रीवियसली डिटरमाइंड पहले से किसी ने कोई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उसी बेसिस पे आप उसकी रेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बेस्ड होता है, इसको नॉर्म बेस्ड इवोल्यूशन भी बोलते हैं। आर कंसर्न विद हाउ द टीचिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कंपेयर्स टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एप्यूरेट ग्रुप्स और पीयर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रही है बेस्ड ऑन दी टीचिंग परफॉर्मेंस, इस चीज पे भी यहाँ पे स्टडी होता है। ठीक है, तो ये नॉर्म बेस्ड कंसर्न्स को भी देखता है। ठीक है, अगर बात करें डायग्नोस्टिक की, तो डायग्नोस्टिक में क्या हो रहा है कि ये एक स्टेप अहेड है आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से, जहां पे आप क्या करते हैं, ट्राइज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लर्निंग। अगर किसी लर्नर को आपको पढ़ने में मुसीबत आ रही है, ठीक है, किसी लर्नर को आपको पढ़ाने में मुसीबत आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे डायग्नोस्टिक में डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक जो है वो आपका कंप्रिहेंसिव और डिटेल्ड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये डिटेल्ड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है। आई होप आपको ये इवैल्यूएशन समझ में आए होंगे। ठीक है, the next question they're asking, match the following communication channel with their distinguishing type. This has very easy question, because आप अगर देखें तो ब्लॉगिंग की बात करें, ठीक है, आजकल के जमाने में सब ब्लॉगिंग करते हैं। आपका bloggerspot.com है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग है। ठीक है, जहां पे आप लिख सकते हैं चीजों को। ठीक है, अगर बात करें टेलीविजन की, तो टेलीविजन तो एक मीडिया है जहां से आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज, आप इसको भी देखते हैं, तो यू ऑल्सो नो दी टेलीविजन। ठीक है, अगर पीरियोडिकल्स की बात करें, तो पीरियोडिकल्स जो होती हैं वो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं जो रेगुलरली आते हैं। कलेक्शन ऑफ साइट्स तो आप जानते ही हैं, आप कहीं पे यूज कर रहे हैं किसी साइट को, दैट इज कलेक्शन ऑफ साइट्स होता है। तो कलेक्शन ऑफ साइट्स इज वेरी सिंपल, इट इज वर्ल्ड वाइड वेब। कलेक्शन ऑफ साइट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब में होता है, क्योंकि www किसी भी साइट के बिगनिंग में आता ही है। ठीक है, पीरियोडिकल्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया होगा, प्रिंट मीडिया। ठीक है, पीरियोडिकल्स जो होते हैं वो प्रिंट मीडिया होते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो हम, ठीक है, तो ब्लॉगिंग जो होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है कि ब्लॉग एक तरीके से सोशल मीडिया का ही पार्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू से इसको शेयर किया जाता है और साथ ही साथ आप इसमें अपना कंटेंट डालते हैं। टेलीविजन तो आप जान ही रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, जिसके थ्रू से आपको न्यूज खबरें आती हैं, दिस इज ए काइंड ऑफ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो दिस इज द टोटल टाइप ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, now in the next question they're asking, in a group of setting which of the following factor hinders the creativity of a members। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें आपको बेसिक लॉजिक लगाना होता है, जिससे कि आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो इट इज टेलिंग दैट नॉर्म्स टू मेंटेन द कंसेंसस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, सपोज करें, ठीक है, एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, ठीक है, उसने एक स्टूडेंट को, ठीक है, एक स्टूडेंट को होमवर्क दिया है, होमवर्क दिया है, ठीक है, होमवर्क दिया है करने को। कब तक, 5 बजे तक, 5 PM। ठीक है, 5 PM तक दिया है, 5 PM तक दिया है। तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट ही कैन डू।
ओके, अगर एक और स्टूडेंट को दिया है जो कि उसको भी 5 बजे तक दिया है लेकिन वो 3 बजे कर देता है, ये 3 PM में करता है, ये कर ही नहीं पाता है 6 PM तक, तो ये क्या है, बेस्ड ऑन दी स्टूडेंट कैपेबिलिटी ही कैन डू एनी वर्क। ओके, सो अगर उसको फोर्स करेंगे कि वो जो एट एनी कॉस्ट उसको कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है, तो दैट इज विल डेफिनेटली हिंडर द क्रिएटिविटी, ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी डेफिनेटली हिंडर हो जाएगी क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा टॉपिक को, तो उसकी क्रिएटिविटी हिंडर हो जाएगी। सो पहला विल बी हिंडर, ऑब्वियसली इट विल हिंडर, सो दिस इज द आंसर, द फर्स्ट वन इज द आंसर। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी ऑप्शंस में जहां ए दिया हुआ है दैट विल बी द आंसर, तो इसी तरीके से 3 कट जाता है एंड आवर 2 भी कट जाता है क्योंकि इसमें ए नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन 1 एंड 4, ठीक है। लेट अस कंसीडर द सेकंड वन, ठीक है, तो सेकंड वन को कंसीडर करेंगे तो थिंक विदाउट अ फियर ऑफ बीइंग रिडिकुल्ड, ठीक है, तो ये तो बेसिक है कि आपको निष्पक्ष रूप से आपको फ्रीडम मिल रही है कि आप थिंक करें, ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, हिंडर नहीं करेगा, ठीक है। टू रेस्पेक्ट वन अनदर्स आइडिया, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के आइडिया को, तो ये भी आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है, डिक्रीज तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि टू क्रिटिसाइज इफ समबडीज आइडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्रिटिसाइज करने की जगह में आप अगर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो दैट विल बी बेटर, पर क्रिटिसाइज करके आप उसकी क्रिएटिविटी को ऑब्वियसली हिंडर कर रहे हैं, वो आगे जाके इस चीज पे और इंटरेस्ट नहीं लेगा, ना ही काम करेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है दैट आर ए एंड डी, ऑब्वियसली ए एंड डी आपके आंसर होंगे, ठीक है, सी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द क्राइटेरिया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स।